पंडित विद्यानिवास मिश्र जी की स्मृति को प्रणाम करते मैं अपनी बात आरंभ करूं। उसके पहले औपचारिकतावश मंच पर आसीन सभी विद्वज्जनों का मैं स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं। आज के सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं गुरुवर प्रोफेसर बलराज पांडे जी और मंच पर आसीन सभी साथी वक्तागण, सामने बैठे सभी सुधीजन। मुझे पंडित जी के साहित्य में लोक संस्कृति की अभिव्यक्ति जिस रूप में हुई है उस पर अत्यंत संक्षेप में अपनी बातें कहनी है। सबसे पहली बात जो पंडित जी के साहित्य के संदर्भ में ध्यान में आती है कि उसमें लोक का वैभव जबरदस्त रूप से सामने आता है। आद्यंत उनका साहित्य पढ़े हम, किसी भी विधा की रचना वो कर रहे हों, उसमें लोक की चर्चा बराबर मिलती है। लोक शब्द का अर्थ पंडित जी क्या समझते हैं उसका जरा सा संकेत मैं कर देना चाहता हूँ, क्योंकि लोक शब्द भी कोई ऐसा शब्द नहीं जिसके बारे में सबके मन में एक ही बात हो, ऐसा संभव भी नहीं है। लोक साहित्य के संदर्भ में तो ढेर सारी बातें उन्होंने लिखी हैं, लेकिन उनकी एक पुस्तक, एक छोटी सी पुस्तक है, हिंदू धर्म जीवन में सनातनता की खोज, सनातन की खोज। उसके एक अध्याय में लोक के 3 अर्थ बतलाए हैं उन्होंने। उन्होंने कहा कि लोक का पहला अर्थ है प्रकाश, जो प्रसरणशील होता है, प्रकाश का गुण है। लोक का दूसरा अर्थ है भुवन, जैसे त्रिभुवन, फिर 14 भुवन और इस तरह, ये दूसरा अर्थ है। उन्होंने कहा कि लोक का तीसरा अर्थ है आम आदमी, जो पहले अर्थ से जुड़ा हुआ है उसका विस्तार है, क्योंकि आम आदमी का स्वभाव भी प्रसरणशील होता है, वह प्रकाश की तरह होता है, वह सबको देखता है और सबको अपनी निगाह में रखता है, इसलिए आम आदमी उसका। और जाहिर है कि यह अर्थ बिल्कुल सटीक है। मेरी समझ से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी अपने साहित्य में, अपने तमाम निबंधों में भी इसकी ओर संकेत किया है। आम आदमी, तो लोक जो है वो आम आदमी है, और उसके लिए पंडित जी के यहाँ जो बहुत सारी चीजें हैं, जो बहुत सारा वैशिष्ट है लोक का, वह तो उनके ध्यान में हमेशा रहता ही है। एक चीज की चर्चा मैं करना चाहूँगा। लोक जीवन की जब बात करते हैं, लोक संस्कृति की जब बात करते हैं पंडित जी, तो वो गंध की विशेष रूप से चर्चा करते हैं। गंध, लोक गंध, गवई गंध गुलाब, विक्राय के यहाँ एक निबंध भी है, गंध। पंडित जी अपने एक निबंध में लिखते हैं, और वह निबंध है चितवन की छां, इसी शीर्षक से वो पुस्तक भी प्रकाशित है। यह निबंध लिखा था उन्होंने 1950 के पहले। यह पहला संग्रह है और इनका पहला निबंध भी है। तो चितवन की छां, और दूसरा निबंध जिस पर मैं अपनी बात केंद्रित करूंगा वो होगा धनवा पियर भैले मनवा पियर भैले। यह निबंध भी उन्होंने उसी दौर में लिखा था, 1950-49 के दौर में। ये दोनों निबंध आरंभिक दौर के हैं। चितवन की छां निबंध में पंडित जी ने लिखा है, गंध को ही मैं परम तत्व मानता हूँ। बचपन से ही इस पार्थिव गंध की ओर मन अधिक दौड़ता रहा है, और आज शब्द के आकाश पथ में विहार करते हुए भी पार्थिव गंध बरबस कभी न कभी चित्त के चटुल विहंग को खींच लेती है। इस मिट्टी का गुण है गंध, जैसे आकाश का शब्द, वायु का स्पर्श, जल का रस और तेज का रूप। पृथ्वी के गुण गंध का पुजारी, पृथ्वी का ही नहीं बल्कि समस्त विश्व का
अमर श्रृंगार बन जाता है। यह गंध उनकी निगाह में बहुत महत्वपूर्ण है। और जब भी वो जीवन की बात करते हैं, लोक की बात करते हैं, तो यह गंध उनके साहित्य में, उनकी लेखनी से बराबर सामने आती रहती है। आप देखेंगे कि पंडित जी के यहाँ जहाँ भी चर्चा आती है लोक जीवन की, वो घूम फिर करके ये बात लाते हैं। गंध में प्रमोद तत्व अपनी पूर्ण कला के साथ अवतीर्ण है। गंध का वाहक बनने में वायु अपना गौरव मानती है। गंध का आमोद पाकर रस उच्छ्वसित होकर आकृष्ट कर पाता है। गंध की लहर पाकर स्पर्श सुखद और मोहक हो जाता है। और रूप को गंध न मिले तो फिर वह क्या। पंडित जी के यहाँ जो लोक जीवन है वह अपनी संपूर्णता में विराज है। लोक, जैसा मैंने कहा, उनके चिंतन के केंद्र में है। उनका मानस पूरी तरह से लोक मानस से एकाकार है। वो लोक भाषा को महत्व देते हैं। अपने गांव के छोटे से छोटे व्यक्ति की चर्चा करते हैं, अपनी बोली की चर्चा करते हैं। हम सब लोग जानते हैं कि विंध्य प्रदेश में कई वर्षों तक उन्होंने नौकरी की है। एक बार जब वहाँ राष्ट्रपति का आगमन हुआ था, उनके एक दो निबंधों में इसकी चर्चा होती है। राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी का आगमन हुआ तो उनके लिए जो उनको भेंट करने के लिए जो चीज खरीदी गई थी, जिसका इंतजाम किया था वहाँ के अधिकारियों ने, पंडित जी भी स्वयं अधिकारी थे, जिसको हम लोग अंग्रेजी में मेमेंटो कहते हैं, स्मृति चिन्ह। तो पंडित जी ने लिखा कि मेमेंटो शब्द तो मुझे अटपटा लगता है, उसके लिए मुझे जो सबसे बढ़िया शब्द लगता है प्रयोग करने के लिए वह है चिन्हारी। चिन्हारी, अब देखिए ये खांटी भोजपुरी का शब्द है। बहुत कम लोग समझेंगे, जो भोजपुरी भाषी लोग नहीं है वो संभवतः इसका आनंद न ले पाए। चिन्हारी कहा कि मेमेंटो, अब देख लीजिए आप कि कहाँ से निकालते हैं शब्द वो, कि वो चिन्हारी कहा कि चिन्हारी समझे। और इसकी चर्चा उन्होंने जब राजेंद्र प्रसाद जी से चर्चा की, उनकी चर्चा हुई, तो उसमें भी इसका उन्होंने उल्लेख किया था। बहुत अच्छा ये सब चिन्हारी देख लीजिए। तो ये लाते हैं एकदम, ये सारे शब्द जो हैं उनकी आत्मा का स्पर्श पा करके साहित्य में पाठकों को बहुत ही सरस लगते हैं और उनकी स्मृति में भी टिक जाते हैं। तो पंडित जी के यहाँ जब वो बार बार कहते हैं कि गंध साधना को मैं सबसे कठिन साधना मानता हूँ, तो गंध का मतलब मित्रों वह पूरी जीवंतता के साथ उस जीवन को अपने साहित्य में केंद्रीय स्थान देते हैं, जिस जीवन से उन्होंने सब कुछ प्राप्त किया है और जिस जीवन के लिए ही उन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर किया है। चितवन की छाह निबंध का जो अंतिम अंश है मित्रों, वह बहुत ही महत्वपूर्ण मुझे लगता है। वहाँ वो लिखते हैं, आप देखें इसकी भाषा कैसी है। इस निबंध की भाषा आखिरी हिस्सा में पढ़ रहा हूँ। चितवन के लिए किसी वन महोत्सव की अपेक्षा नहीं, वह मरघट का श्रृंगार है, वह मिट्टी के शरीर का उत्कर्ष है और शरीर के मिट्टी में मिल जाने पर उसका एकमात्र अवशेष। इसकी छाया में आने वालों संभल के आना, सोच विचार के आना, अपना सुकृत लुटा के आना और आना तो फिर कभी रोना नहीं। इस पार्थिव साधना में जिसका दूसरा रूप सच्ची साहित्य साधना ही है, दुख की आशा करके आना और तब अनंत मस्ती लहराती मिलेगी, जहां आने पर लौट के जा न सकोगे। श्रुति पुकार रही है, न स पुनरावर्त है, न स पुनरावर्त है। आप देखिए कि साहित्य साधना, यहाँ गंध साधना और साहित्य साधना पर्याय हो जाती है, दोनों एक दूसरे से पूरी तरह से जुड़े हुए हैं और इस तरह की चेतना उनके साहित्य में अक्सर मिलती है। एक दूसरा निबंध जिसकी मैंने चर्चा की, धनवा पियर भैले मनवा। पियर भैले एकदम आरंभिक दौर का निबंध, 25 वर्ष, मात्र 25 वर्ष की अवस्था थी पंडित विद्यानिवास मित्र की। 25 वर्ष की अवस्था मित्रों कौन सी अवस्था होती है आप सब लोग जानते हैं कि हम लोग मजाक में कई बार उसको गधा 25 भी कहते हैं।
उस उम्र में पंडित जी ने निबंध लिखा था, धनवा पियर भैले, मनवा पियर भैले। और आप देखिए उसमें एक जात पर एक गीत गाती हुई कहती है कि अपने प्रियतम को संबोधित करती है, कहती है कि मैंने कभी तुमसे मांग की थी साड़ी की, ऐसे रंग की साड़ी की जो धानी हो, धानी रंग की साड़ी। अब मुझे धानी रंग की साड़ी नहीं चाहिए। ए राजा ले आई ना धाना, ए राजा धाना के ले यह ना धानी रंग का साड़ी। और कामा है उसके बाद धनवा पियर भैले, मनवा पियर भैले। अब जब धान की फसल सूख गई है, धान की फसल पीली हो गई है, तो धानी रंग की साड़ी अब मुझे नहीं चाहिए। कार्य कारण संबंध देखिए मित्रों, किस तरह से 25 साल की अवस्था में पंडित जी ने बिठाया है कि उस महिला को बोध है कि अब धानी रंग की साड़ी पहनना ठीक नहीं होगा। जीवन में हरितमा नहीं है, खेत में हरियाली नहीं है तो जीवन में हरियाली नहीं है। तो जाहिर है कि ऐसी अवस्था में जो लोक का जो मन है पंडित जी का, जो लोक में ही पूरी तरह से बसा हुआ है, उस लोक के मन को पंडित जी ने अपने निबंधों के माध्यम से बहुत ही ढंग से अभिव्यक्त किया है। और मुझे लगता है कि अगर उनकी बात हम करें, उनके निबंधों की बात करें, जाहिर है कि ये विषय बहुत विस्तार की मांग करता है। मैंने 2 निबंधों की बात सुना था और उसके कुछ अंशों को लिया था। और एक जगह एक तीसरे निबंध की एक बात मुझे अभी याद आ गई। एक जगह वो कहते हैं, आजकल के जो बुद्धिजीवी हैं जिनका लोक से संबंध नहीं है, लोक से जिनका कोई संबंध नहीं है, ऐसे लोग भी आजकल बहुत सदाबहार बन के घूमते रहते हैं। पंडित जी की निगाह में एक वो किस्सा छोटा सा बताते हैं। कहते हैं कि एक सियार था, और सियार को बहुत चतुर जीव माना जाता है। कहा कि सियार था, वो एक बगीचे में चला गया, आम के पकने का मौसम था, आम पका हुआ था, तो उसको लगा वो ललचाया हो और आम की लालसा से गया तो आम एक टपका उसके सामने, उसने आम खाने के लिए अपना बढ़ाया, मुंह बढ़ाया, जैसे ही तो एक बिच्छू ने डंक मार दिया। तो आम तो अब जाहिर है कि मिला नहीं उसको बेचारे को। तो उसने संकल्प लिए, 3 संकल्प लिए उस चालाक सियार ने। उसको तो लगा अब तो मरा मैं, अब तो मर गया, मैं जिंदा नहीं रहूंगा। लेकिन कहा, एक संकल्प ये लिया कि जब तक अब मैं अगर बच भी गया तो आम के बगीचे में नहीं आऊंगा, अगर कहीं बच गया तो जबलो जियबो बाग न आइबो। और फिर कहा कि अगर बाग में आइबो तो आम न खाइबो, दूसरा संकल्प। और एक तीसरा भी संकल्प लिया उसने कि अगर आम खाइबो तो लोका लोकी, तब से वहां से आएगा, उसको मुंह से लोग न खाएंगे, नीचे जो आम बिकता है वो नहीं खाएंगे। तो पंडित जी ने कहा कि जिन लोगों का लोक से संबंध नहीं है, गांव के जीवन को जो नहीं जानते हैं, जो भारत के जीवन को नहीं जानते हैं, ऐसे लोगों का संकल्प सियार के उसी संकल्प की तरह होता है कि यह नहीं होगा तो यह करेंगे, यह नहीं होगा तो यह करेंगे। जीवन को वो नहीं जानते हैं। जीवन की प्राण धारा साहित्य में आनी चाहिए और आती है। और मुझे लगता है कि पंडित विद्यानिवास मिश्र के साहित्य का कोई भी जो पाठक है, गंभीर पाठक है, उस चीज को जानता है कि लोक को कितना महत्व देते थे पंडित जी, लोक भाषा को कितना महत्व देते थे। विंध्य प्रदेश में निवास करते हुए उन्होंने भोजपुरी में एक लेख लिखा था। उनके साथी लोगों ने, उनके साथी जो पत्रकार थे, उन्होंने मालिक के यहाँ शिकायत कर दी, कहा कि ये विंध्य प्रदेश की भाषा भोजपुरी नहीं है, ये भोजपुरी में क्यों यहाँ लिख रहे, यहाँ
हिंदी के ये नियुक्त हुए हैं, हिंदी में आप काम कर रहे हैं, भोजपुरी में नहीं। पंडित जी को बड़ी तकलीफ हुई और उन्होंने लिखा है, उसका जवाबी लेख लिखा और उन्होंने कहा कि मेरा अपनी माँ से प्रेम है। माँ से प्रेम सबके मन में सबसे ज्यादा होता है। दुनिया में अगर सबसे ज्यादा प्रेम होगा तो माँ के प्रति प्रेम होगा, लेकिन मैं अपनी माँ से प्रेम करता हूँ। इसी का यह भी अर्थ है कि मैं पूरी दुनिया की सभी माँओं से प्रेम करता हूँ। ये कतई इसका अर्थ नहीं है कि मैं केवल अपनी माँ से प्रेम करता हूँ। और सच्ची जो माँ होती है मित्रों, हम सब लोग जानते हैं कि माँ शब्द की जो गरिमा है, आप अपनी माँ को याद कीजिए, मैं अपनी माँ को याद कर रहा हूँ। मैं भी, मेरे मन में अभी तुरंत अचानक वो छवि आ गई मेरी माँ की, जो कहती थी, हाथ जोड़ करके ईश्वर से कभी किसी मूर्ति के सामने खड़ी होती थी, कहती थी कि हे भगवान शंकर, दुनिया के बच्चन का भला कर, ताहि पीछे हमरो बच्चन का भला कर। ताहि पीछे, पहले दूसरों के बच्चों का भला कीजिए, उसके बाद हमारे बच्चों को। माँ जो सचमुच माँ है, पंडित जी ने लिखा, बहुत बेहतरीन निबंध है वो। उन्होंने कहा कि मैं अपनी माँ से प्यार जरूर करता हूँ, थोड़ा ज़्यादा लगाव है, लगना होना उतना ही चाहिए, लेकिन इसका कतई मतलब नहीं है कि मैं दूसरे की माँ का अनादर करता हूँ। मैं दूसरों की माँ का भी सम्मान करता हूँ। सभी लोग भाषाओं का सम्मान करता हूँ। हम सब लोग जो मगही भाषी हैं वो मगही सम्मान करते हैं, जो ब्रज और जो अवधी भाषी हैं वो जाहिर है उसके प्रति उनके मन में रहता है, बहुत आकर्षण रहता है, लगाव होता है। मैं एक मिनट अपनी बात करूँ। पंडित जी को सुनने के 2-3 अवसर मुझे मिले थे, उनका व्याख्यान मैंने सुना था, लेकिन उनसे बातचीत करने का एक अवसर मुझे मिला था जो मैं भूलता नहीं हूँ। मैं हैदराबाद विश्वविद्यालय में PhD का विद्यार्थी था। पंडित जी आए थे, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश, प्रोफेसर दिलीप सिंह जी भी उस जमाने में वहीं थे। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेज, वहाँ पर एक वर्कशॉप था, कार्यशाला थी, 7 दिनों की कार्यशाला, संपूर्ण कार्यशाला पंडित जी के भरोसे आयोजित की गई थी। पाणिनि के व्याकरण के शैली वैज्ञानिक विश्लेषण पर वह कार्यशाला केंद्रित थी। पंडित जी वहाँ ठहरे थे, CIFL के एक प्रोफेसर के आवास पर ठहरे थे, प्रोफेसर डिमरी थे। तो पंडित जी का एक पत्र मेरे गुरुदेव को मिला था। उन्होंने लिखा था कि अगर आपको अवसर मिले तो मुझसे आ जाइए मिलने के लिए। तो गुरु जी ने मुझे कहा कि मैं चल रहा हूँ, पंडित जी से मिलने चलोगे? मैंने कहा इससे बढ़िया कहाँ अवसर है। मैं गया उनसे मिलने, उनके आवास पर। वो पंडित जी ठहरे हुए थे, नीचे वो उनका बिछा हुआ था आसन, और हम लोग गए, बैठे 1 घंटे तक वहाँ बैठा रहा मेरे गुरु जी भी। और फिर उन्होंने अपने हाथ से एक सेव दिया खाने के लिए, वहीं सेव मैंने खाया, केला खाया, और साथ में उनके हम लोग वहाँ तक आए जहाँ वर्कशॉप हो रहा था। वर्कशॉप साथ में चलते हुए मैंने 2-3 सवाल उनसे पूछे, छोटे छोटे, एक जिज्ञासा रखी। मैंने कहा कि पंडित जी आप एक चीज़ बताइए मुझे, और कुछ नहीं, मैं केवल जानना चाहता हूँ यह कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के साहित्य के बारे में या उनके व्यक्तित्व के बारे में आपकी मुख्य राय क्या है? 1-2 बात बता। उन्होंने कहा कि एक ही बात याद रखो, मैं तुमको बता रहा हूँ कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी से जो मेरी पहली भेंट हुई और जो आखिरी भेंट हुई, मुझे स्मरण नहीं कि इन दोनों मुलाकातों के बीच जितनी मुलाकातें हुई उनमें से किसी में उनके साथ हिंदी में मैंने बात की हो। कभी हिंदी में उनसे बातचीत हुई ही नहीं है मेरी। पहली ही मुलाकात में भोजपुरी में बात, और आखिरी मुलाकात भी भोजपुरी में पंडित हजारी। दोनों शीर्षस्थ निबंधकार हैं, दोनों बड़े संस्कृतज्ञ हैं, और कहने की जरूरत नहीं दोनों किस ऊंचाई पर अवस्थित हैं। मित्रों आप देखिए कि हम लोगों में से कुछ लोग पढ़ लेते हैं, अंग्रेजी तो पढ़ लेते हैं तो बहुत बड़ी बात है, हिंदी ही पढ़ लेते हैं तो अपने गांव में, अपने अगल बगल में जा करके अपने लोगों से भोजपुरी में बात करना, लोक भाषा में बात करना तौहीन समझते हैं, अपनी तौहीन समझते हैं। पंडित विद्यानिवास मिश्र जैसे जो हमारे यहाँ मनीषी हुए हैं, सुधी जन हुए हैं, सुधी साहित्यकार हुए हैं, ऐसे लोगों का व्यक्तित्व भी हमको बहुत कुछ सिखलाता है। उनका साहित्य तो न जाने किस किस रूप में हमारे सामने आता है और हमारा मार्गदर्शन करता है। मैं समझता हूँ कि पंडित जी के साहित्य पर केंद्रित इस तरह के जो विचार विमर्श हैं, ऐसे विचार विमर्श बहुत सारी सरणियाँ निकलती हैं और अपने लिए हम लोगों को बहुत कुछ उसमें से काम लायक चीज़ें जो मिलती हैं उनको समेट लेना चाहिए, सहेज लेना चाहिए। एक बार पुनः
मैं पंडित जी की स्मृति को बहुत ही श्रद्धा के साथ नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।